हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जो हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चला रहे हैं, उसका 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप जरूर एक बार सारे वीडियो देखें। आज आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, जो सिलेबस में है। तो दोस्तों, निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। 2005 का जो रूपरेखा है वो एक नवीनतम दस्तावेज या कह सकते हैं नवीनतम नीति है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है ना। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। किस किस का? जो एक संचालन समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल, जो यशपाल समिति के अध्यक्ष थे, जिसने क्या दिया था? शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है ना। आगे है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित 5 अध्याय थे। इसने ये क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय थे, तो वो थे 5। और 5 अध्यायों में क्या क्या बताया गया, इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें शॉर्ट में इसको समझ लेना चाहिए। देखिए, प्रथम अध्याय में बताया गया परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है ना। ओनली जैसे प्रस्तावना होती है तो इसका जो ऊपरी ऊपरी भाग है वो बताया गया है। बाकी द्वितीय अध्याय में बताया गया है सीखना और ज्ञान। और तीसरे अध्याय में बताया गया है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन, ये बताया गया। चौथे में बताया गया विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। और 5वां जो अध्याय है उसमें बताया गया कि व्यवस्थागत सुधार। दोस्तों, इनके अंदर पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि किस में क्या दिया गया है। ठीक है। आगे है कि प्रमुख सिद्धांत, जो पाठ्यचर्या रही है 2005 की, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्या बताया गया है कि जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। और आगे है पढ़ाई को रटंत विद्या से मुक्त किया जाए। दोस्तों, जो पढ़ाई होती है जो बच्चों के लिए क्या नहीं बनाया जाए? रटंत। ठीक है ना, अर्थात रटाया ना जाए, उससे मुक्त किया जाए। तीसरा है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। जो पाठ्यचर्या है वो केवल पाठ्य पुस्तक अर्थात किताबों में ही सीमित न रह जाए। आगे है कि कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो कक्षा है उसको किससे जोड़ा जाए? गतिविधियां कराई जाए, शिशु सभा, बाल सभा और कई प्रकार के खेल कराए जाते हैं, तो इनका भी संपूर्ण समावेश किया जाना चाहिए। और आगे है 5वां की राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। जो राष्ट्र के कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति बालकों के, ठीक है ना, तो ऐसे विद्यार्थी तैयार हों जो उसके प्रति आस्थावान रहें। आगे है प्रमुख सुझाव, क्या सुझाव दिए हैं? देखिए, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। जो शिक्षण सूत्र हैं हमारे, ठीक है ना, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो इनका अधिकतम प्रयोग हो। दूसरा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। देखिए, जो विशाल पाठ्यक्रम होता है, मोटी मोटी किताबें, तो वो क्या है कि शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं, इसलिए उनको कम किया जाए। तीसरा है कि अध्यापकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। देखिए, कई अभिभावक क्या सोचते हैं कि इनका बच्चा 5 साल का हुआ है और वो उतने में निपुण हो जाए, उसको सब कुछ आने लगे, तो ये गलतफहमी होती है, ऐसा कदापि नहीं है। बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। आगे है बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। ठीक है ना, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की जो मानसिक तनाव होता है वो ना हो। 5वां है कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर देखिए, बालक कक्षा में बिल्कुल शांत शांत बैठे रहते हैं तो वो वातावरण ठीक नहीं रहता है, इसलिए जो कक्षा में बार बार शांति का नियम लागू करना है वो ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो कक्षागत वातावरण है उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। और 6वां है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। देखिए, जो बालक है वो क्या जानता है? अपनी मातृभाषा, जो घर पर देखता है और परिवार में सुनता है और समाज में देखता है, तो वो जल्दी उसे याद रहती है, तो इसलिए उसका प्रयोग कक्ष में किया जाना चाहिए। आगे, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर दें। जो पुस्तकालय होते हैं तो उनमें बच्चों को
छोड़ दिया जाए और उनसे खुद चुनाव करवाया जाए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे है कल्पना व मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए कोई अवसर दिया जाए और मौलिक लेखन अर्थात निबंध लिखवाए जाए, ऐसा कुछ करवाया जाए। आगे है कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए, बच्चों के अनुभव को समझना शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और स्वर की प्राथमिकता देते हुए बालक केंद्रित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और 10वां है कि शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। देखिए, शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है उसे और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। आगे वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो आपके लिए तो लाइक करके जाइए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कैसे कैसे वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।